Good evening all. Good evening Muzamil, Vinaya, Apurva, Sanjana, Taha Bilal, Taru Goel. Very good evening all. So welcome all in this session. जैसे कि कल आपको लालजी सर ने सारी बातें डिटेल में बताई है, जो हमने गेट लाइफ साइंस का कोर्स इंट्रोड्यूस किया है, कोर्स का सर ने सिलेबस डिस्कस किया, फिर और कौन से नए नए कोर्सेज हमारे हैं, जैसे गेट बीटी है या आईआईटी जम बायोटेक्नोलॉजी, ये सारे कोर्सेज के बारे में सर ने आपको इन डिटेल एक्सप्लेन किया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो गेट लाइफ साइंस के जो बायोकेमिस्ट्री सेक्शन है, तो आपको मैंने बताया कि गेट लाइफ साइंस में अलग अलग सेक्शन होते हैं। जैसे हमारा यहाँ पर जो बायोकेमिस्ट्री सेक्शन है, उस बायोकेमिस्ट्री सेक्शन का सिंपल सा टॉपिक हम आज पढ़ने वाले हैं, और वो है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड क्लियर है? चलो जल्दी से ये लिंक शेयर करो मैक्सिमम लोगों को, कि मैक्सिमम लोग यहां पर एंटर हो और इस लेक्चर का बेनिफिट ले। ठीक है, तो वेरी गुड इवनिंग ऑल वंस अगेन। चलो बी क्विक, सबको ये लिंक शेयर करो। ठीक है, गेट लाइफ साइंस एक इंपॉर्टेंट एग्जाम है। इसके लिए डेफिनेटली आपको अच्छे तरीके से कोशिश करनी चाहिए, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ना चाहिए। सारी बातें तो हम जैसे लेक्चर आगे चलेगा तो मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, कुछ ट्रिक्स वहां पर होंगे कि जो आप पढ़ते टाइम ध्यान में आपको रखने अच्छे से, ताकि आप उसका बेनिफिट ले और आपको मैक्सिमम मार्क्स वहां पर मिले। ठीक है, इसमें और एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है? अब अमाइनो एसिड जो टॉपिक है, अमाइनो एसिड जो टॉपिक है ये यूनिवर्सल टॉपिक है। आप इंडिया के अंदर किसी भी नेशनल लेवल के एग्जाम में जाइए, जो लाइफ साइंस से बिलोंग करता है वो एग्जाम, तो एग्जाम्पल अगर हम कुछ एग्जाम्स में आपको गिना एग्जाम्पल के तौर पे सीएसआर नेट को लो, गेट बायोटेक्नोलॉजी को लो, गेट लाइफ साइंस को दो, आईआईटी जम बायोटेक्नोलॉजी लो, चलो वो तो ग्रेजुएशन के बाद आता है। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आने वाले डीबीटी लो, आप आईसीएमआर लो, बार्क लो, आईसीएआर लो, तुम्हें हर एक स्टेट का सेट एग्जाम लो, और अगर आप इन सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर को आप एनालाइज करोगे तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि हर एक क्वेश्चन पेपर में एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आपको अमाइनो एसिड्स के ऊपर मिलेगा ही मिलेगा। एक क्वेश्चन, चाहे वो सिंपल हो, डिफिकल्ट हो, या फिर वो न्यूमेरिकल वाला हो, डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन वहां पर मिलने वाला है, गारंटी है। तो इसलिए मैंने कहा स्टार्टिंग में कि ये एक यूनिवर्सल टॉपिक है। अब इसमें मैं आपको नहीं बता सकता कि इस साल में इतने क्वेश्चन आए थे, उस साल में इतने क्वेश्चन आएंगे, ये कह ही नहीं रहे। अगर हम अमाइनो एसिड्स को गेट लाइफ साइंस के लिए पढ़ रहे, हम अमाइनो एसिड्स को डीबीटी, बार्क, गेट बायोटेक्नोलॉजी, सीएसआर नेट, सब एग्जाम्स के लिए इसका कॉन्सेप्ट जो है वो आपको यूज होगा। क्लियर है? चलो
और ज्यादा लिंक शेयर करो, बी क्विक, सब फटाफट आ जाओ, चलो हमें स्टार्ट करना है। गुड इवनिंग नम्रता, गुड इवनिंग, लेट्स ग्रो टुगेदर, लेट्स ग्लो टुगेदर, यस बिल्कुल सही बात कह रही है। चलो लेट्स ग्रो टुगेदर, लेट्स ग्लो टुगेदर। गुड इवनिंग मिमी, शुभ, अरफा, टीका, सोनल, भाव्या, महक, प्रियांशी, दीप, संजय, अमृता, आकाश, विनोद, गौरी, पिंकी, गुड इवनिंग लालजी सर, गुड इवनिंग जीवन, संदीपन, प्रिया, पंकज, एलिशा, टोबियानाज, फातिमा, सोनल, उत्तरा, शांतनु, शुभम, निर्मला, हर्षदा, पिंकी, सबको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्रियंका, मामून, विनोद, रोशनी, ठीक है चलो। तो विनोद सर आज के टॉपिक में क्या क्या कंटेंट है? विनोद पेशेंस रखो, कंटेंट बहुत अच्छा होने वाला है, डेफिनेटली आपको पढ़ते टाइम मजा आएगा, आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे। और आपको जैसे पता है जब भी हम लाइव लेक्चर देते तो हम इंटरेक्ट करते हैं, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, आप आंसर करते हो, हमें समझ में आता है कि मैंने जो पढ़ाया है वो आपको समझ में आया है कि नहीं आया। क्लियर? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग विवेक, मनीष, कविता, पवित्रा, प्रीतम, प्रियंका, गुड इवनिंग ऑल। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हो आपको लगता है कि उनको इस लेक्चर का बेनिफिट होगा, डेफिनेटली आप ये लिंक उनके साथ शेयर कर सकते हो। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल IFS ऑनलाइन, डेफिनेटली आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। क्लियर है? तो चलो एक बार हम स्टार्ट करते हैं अमीनो एसिड्स को। क्लियर है? तो सबसे पहले और एक इंपॉर्टेंट चीज आप समझने की कोशिश करो, हमारी जो सेल है, सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटीन्स। अब ये प्रोटीन जो होते हैं वो बायोमोलिक्यूल्स है। अब बायोमोलिक्यूल्स की मैं बात करूं तो बायोमोलिक्यूल्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी आते हैं, प्रोटीन्स भी आते हैं, लिपिड्स भी आते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स भी है। लेकिन अमंग ऑल दीज बायोमोलिक्यूल्स सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल अगर कोई है तो है प्रोटीन। आप समझ रहे बात को? सबसे इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल जो है वो प्रोटीन है। प्रोटीन जो है सेल के अंदर डिफरेंट फंक्शन निकालने का काम करता है, और ऐसे एक टाइप का प्रोटीन नहीं होता, कई सारे टाइप्स के प्रोटीन्स हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कई सारे टाइप्स के प्रोटीन होते हैं। और हम तो एक बात भी कहते हैं, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम्स। अगर राइबोजाइम्स को छोड़ा जो कि कैटेलिटिक आरएनए नहीं, बाकी सारे क्या है? प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और डिफरेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि सारे बायोमोलिक्यूल्स में अगर सबसे ज्यादा फिजियोलॉजिकल रोल अगर कोई निकालता होगा तो सारे बायोमोलिक्यूल्स में वो कौन है? प्रोटीन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा ये है यहां पर, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा ये है यहां पर कि प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। क्या कह रहे हैं हम? प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। मतलब हमने अमाइनो एसिड्स को एक दूसरे के साथ जोड़ के क्या बनाया? प्रोटीन्स को बनाया। जिस तरीके से हमने न्यूक्लियोटाइड्स को साथ जोड़कर डीएनए को बनाया या आरएनए को बनाया, जिस तरीके से हमने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को साथ जोड़कर स्टार्च बनाते हैं हम प्लांट्स के अंदर, या ग्लाइकोजन बना रहे एनिमल्स के अंदर या बैक्टीरिया के अंदर, तो उसी तरीके से जो प्रोटीन से वो पॉलीमर्स होते हैं किसके? अमीनो एसिड्स के। यानी सिंपल तरीके से
प्रोटीन को अगर आप हाइड्रोलाइज करोगे तो आपको उसकी बेसिक यूनिट क्या मिलेगी, अमीनो एसिड्स। हम ये कह सकते हैं कि अमीनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। जैसे अगर हमें दीवार बनानी है, वॉल अगर हमें फॉर्म करनी है, तो वॉल किससे बनती है, ब्रिक से। ब्रिक्स जो होती है वो वॉल की क्या होती है, बिल्डिंग ब्लॉक होती है। उसी तरीके से यहां पर प्रोटीन्स की बिल्डिंग ब्लॉक कौन है, अमीनो एसिड्स है। और जो अमीनो एसिड्स प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट अमीनो एसिड्स प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट है, वो अमीनो एसिड्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं एक स्पेसिफिक टाइप के कोवैलेंट बॉन्ड से। एक स्पेसिफिक टाइप का कोवैलेंट बॉन्ड होता है, उससे जुड़े होते हैं ये अमीनो एसिड्स। इसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। इसको हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। क्लियर है। अब ये तो हुआ फर्स्ट पॉइंट कि प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड के पॉलीमर है। दूसरा ये है कि हमारे पास एक ही टाइप का प्रोटीन नहीं है। मान लो कि एक सेल में 1000 डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन है और वो 1000 डिफरेंट फिजियोलॉजिकल रोल्स निकाल रहे हैं। तो ये 1000 डिफरेंट प्रोटीन्स या जितने भी डिफरेंट प्रोटीन्स हमें आज तक नोन है, वो सारे प्रोटीन्स बने हुए हैं 20 डिफरेंट अमीनो एसिड से। सो हम ऐसा कह सकते हैं, ऑल प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ ओनली 20 डिफरेंट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 डिफरेंट अमीनो एसिड से। सारे जो है वो 20 डिफरेंट अमीनो एसिड से ही बने हुए हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है आपको कि क्या कहना चाहते हैं और क्या नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम किसको अमीनो एसिड कहेंगे, किस मॉलिक्यूल को अमीनो एसिड कहेंगे और किस मॉलिक्यूल को अमीनो एसिड नहीं कहेंगे। तो बेसिक क्वेश्चन है कि अमीनो एसिड किसको कहना है। तो एनी मॉलिक्यूल, ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसके पास अमीनो ग्रुप भी है और जिसके पास कार्बोक्सिल ग्रुप भी है, उसको हम क्या कहेंगे, अमीनो एसिड कहेंगे। समझ में आ रहा है आपको। अगर आपको कोई भी चीज समझने में दिक्कत हो रही है तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए, जिस पॉइंट पे भी आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा, आप उसको आराम से वहां पर बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन निकालूंगा। क्लियर है यहां तक। चलो, अब तक किसी को कोई दिक्कत है? तो हम अमीनो एसिड किसको कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसके पास एक अमीनो ग्रुप है और एक कार्बोक्सिल ग्रुप है। फॉर एग्जांपल यहां पर NH3+ एक अमीनो ग्रुप हो गया, उसके बाद CH2 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 एंड COO-। तो इसमें एक जो है ये हमारा हो गया अमीनो ग्रुप और एक हो गया हमारा ये कार्बोक्सिल ग्रुप। एक अमीनो ग्रुप हो गया और एक कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया। अगर हम इनको नेमिंग करेंगे यहां से, तो ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है और ये गामा कार्बन है, और ये स्ट्रक्चर है गाबा का। गाबा इज गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड। क्लियर यहां पर। तो ये गाबा का स्ट्रक्चर है, गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड। तो इसमें आपको क्लियरली दिख रहा है, एक जो दिख रहा है वो है अमाइनो ग्रुप और एक है कार्बोक्सिल ग्रुप। अब एक चीज ध्यान में रखें, हम गेट लाइफ साइंस के लिए पढ़ रहे हैं, तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि फर्स्ट डिस्कवर्ड अमाइनो एसिड कौन सा है। तो फर्स्ट डिस्कवर्ड अमाइनो एसिड जो है, जो पहली बार डिस्कवर हुआ, वो है
एस्पार्जीन। तो फर्स्ट डिस्कवर कौन सा है? एस्पार्जीन। रिसेंटली डिस्कवर कौन सा है? जो भी 20 आपको बता के रखे हैं, उन 20 में जो सबसे लास्ट मिला है वो कौन सा है? तो वो जो है वो है थ्रियोनीन। लास्ट जो मिला है हमें वो है थ्रियोनीन। क्लियर है? और हमें बहुत क्लियरली पता है दो चीजें होती है, एक तो डिस्कवर्ड होना और दूसरा जो है वो है आइसोलेट करना। तो फर्स्ट आइसोलेटेड जो है, जिसको हमने फर्स्ट टाइम आइसोलेट किया, लिख देते हैं यहां पर, फर्स्ट आइसोलेटेड जो है वो है टायरोसिन। इसको चीज से आइसोलेट किया था। ग्रीक में टायरोस वर्ड है, टायरोस का मतलब होता है चीज, तो इसके लिए इसका नाम है टायरोसिन। क्लियर यहां तक? वेरी गुड। तो इस तरीके से ये हमारा कुछ जनरल इंट्रोडक्शन है। इसमें अगर और एक बात ऐड करें हम यहां पर, हम ये कह सकते हैं कि अमीनो एसिड जो है वो एसेंशियल हो सकते हैं और वो नॉन एसेंशियल हो सकते हैं, नॉन एसेंशियल और इसमें कंडीशनल हो सकते हैं। सबसे पहले एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या, इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो सिंपली एसेंशियल अमीनो एसिड का मतलब यह होता है कि जो हम बना नहीं सकते, द अमीनो एसिड्स विच आर नॉट सिंथेसाइज इन आवर बॉडी, जिसको हम बना नहीं सकते, उसको हमें बाहर से अपटेक करना पड़ता है, तो हम उनको कहते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ओके। और दूसरे जो कि नॉन एसेंशियल होते हैं और कंडीशनल, समटाइम्स वो कंडीशनल भी कहलाते हैं, उसके लिए भी क्या रीजन है उसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो अभी के लिए बस इतना समझो, नॉन एसेंशियल मतलब क्या है, जिसको हम बना सकते हैं, जिनको बाहर से लेने की जरूरत नहीं, डाइट से लेने की जरूरत नहीं है, उनको हम कहेंगे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। क्लियर है? अब कौन से एसेंशियल होते हैं, कौन से नॉन एसेंशियल होते हैं, वो तो हम तब पढ़ेंगे जब हमें पता चलेगा कि टोटल 20 में कौन कौन से कैसे है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, नेचर क्या है, उसके बाद हम उनको डिस्कस कर सकते हैं। तो यहां तक मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कोई डाउट है क्या आपको? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट यहां तक? ठीक है। तो विनोद कह रहे हैं कि सर क्या टोटल 20 अमीनो एसिड्स है या उससे ज्यादा है? अगर ज्यादा है तो कितने? ओके विनोद, इसके ऊपर आएंगे। सर देयर आर सम वॉइस इशू, ओके वो तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये हो गया। नाउ अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम क्या, अमीनो एसिड्स के फिजियोलॉजिकल रोल्स के ऊपर हम डिस्कस करते हैं, फिजियोलॉजिकल रोल्स के बारे में। अमीनो एसिड्स क्या फिजियोलॉजिकल रोल प्ले करते हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले यहां पर क्या है, अमीनो एसिड्स है। ओके, तो अमीनो एसिड्स का जो फर्स्ट है प्रोटीन सिंथेसिस में अमीनो एसिड्स काम आते हैं, और अमीनो एसिड के बिना तो प्रोटीन बढ़ ही नहीं सकता। दूसरी चीज, अमीनो एसिड्स जो है वो ऑस्मोलाइट की तरह काम कर सकते हैं। ऑस्मोलाइट का मतलब क्या होता है, जब भी वाटर पोटेंशियल कम होगा सेल के अंदर, तो वहां पर कुछ ऐसे सॉल्यूट्स को बनाया जाएगा जिसकी वजह से वहां पर वाटर की एंट्री हो सकती है। तो हम पढ़ते हैं कि जैसे कि एक अमीनो एसिड है प्रोलीन, जो कि मोस्ट
कंपेटिबल ऑस्मोलाइट है। क्लियर? तो ऑस्मोलाइट की तरह काम कर सकता है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड जो है न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम कर सकता है। किसकी तरह काम कर सकता है? न्यूरोट्रांसमीटर की तरह। जैसे कि अगर इसमें एग्जाम्पल कंसिडर करें न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर, तो अगर हम एस्पार्टेट या ग्लूटामेट इनको कंसिडर करें, तो जैसे हमें पता है कि हमने पढ़ रखा है फिजियोलॉजी में, ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। और जो हमारे ग्लाइसिन एंड गाबा है, ये इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। दो तरीके के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। एक होते हैं एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, मतलब अगर वो बाइंड करेंगे तो वहां पर सोडियम चैनल को खोलेंगे, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन होगा। जो पोलराइज था ऑलरेडी, वो डीपोलराइज हो जाएगा, तो वो हो गए एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। और ऐसे अमीनो एसिड्स जो कि क्लोराइड चैनल को खोलेंगे, तो वहां पर पोलराइज था तो और हाइपर पोलराइज हो जाएगा, तो उनको हम कहेंगे इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। इसको भी फोकस नहीं करेंगे, बस इतना समझो यहां पर फिजियोलॉजिकल रोल में जो अमीनो एसिड है वो न्यूरोट्रांसमीटर का काम कर सकता है। फिर वो एक्साइटेटरी भी हो सकता है, जो न्यूरॉन को एक्साइट करेगा, या फिर वो इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर भी हो सकता है। क्लियर? उसके बाद अमीनो एसिड जो है सिंपली सिग्नलिंग के अंदर रोल प्ले करते हैं। सिग्नलिंग में भी अमीनो एसिड रोल प्ले करते हैं। अमीनो एसिड्स जो है प्रिकर्सर होते हैं, प्रिकर्सर फॉर प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्लांट के अंदर जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं उसके प्रिकर्सर होते हैं। फॉर एग्जांपल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से या फिनोलिक कंपाउंड से, उसमें अमीनो एसिड जो है वो प्रिकर्सर की तरह काम करते हैं। कौन से? फिनोलिक कंपाउंड से या फिर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, वहां पर अमीनो एसिड जो है वो प्रिकर्सर की तरह काम करेंगे। अमीनो एसिड जो है एसिड बेस बैलेंस में काम आते हैं। अमीनो एसिड जो है एसिड बेस बैलेंस के काम आते हैं, यहां पर भी रोल है इनका। अमीनो एसिड्स जो है वो मेटाबॉलिक रेगुलेशन भी करते हैं। अमीनो एसिड्स ग्लूकोनियोजेनेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब क्या? फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो उसमें भी इन्वॉल्व है। और ऐसे अमीनो एसिड जो ग्लूकोनियोजेनेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स। कुछ अमीनो एसिड जो है वो कीटोन बॉडी के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। कीटोन बॉडी सिंथेसिस, ये कुछ रोल्स आपको दे रखे। और ऐसे अमीनो एसिड जो कीटोन बॉडी बनाते हैं उनको हम कहते हैं कीटोजेनिक अमीनो एसिड्स। तो ये कुछ सम ऑफ द फिजियोलॉजिकल रोल्स जिनको मैंने यहां पर मेंशन किया है, ये कुछ दे रखे। इसके अलावा बहुत सारे फिजियोलॉजिकल रोल्स जो है अमीनो एसिड्स परफॉर्म करते हैं। क्लियर यहां तक? तो ये फिजियोलॉजिकल रोल्स के बारे में हमने बात की। नाउ नेक्स्ट, एक सेल के अंदर देयर आर अप्रोक्सीमेटली 300 अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन ए सेल, और इन शॉर्ट हम कह सकते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम। हम कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 300 या मोर देन 300 अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन बायोलॉजिकल सिस्टम। अब इन 300 अमीनो एसिड्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो बेसिकली अमीनो एसिड्स जो है वो होते हैं दो फॉर्म के। एक होते हैं
स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स और दूसरे जो है वो है नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स। तो एक होते हैं स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स और दूसरे होते हैं नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स। जो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स है उनको ही हम अलग लैंग्वेज में ये कह सकते हैं प्रोटीन अमीनो एसिड्स या फिर सिंपली प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड, और इनको हम कह सकते हैं नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड। क्लियर है? नाउ यस, वेरी गुड। यहां पर संजना ने कहा है ऑक्सीजन सिंथेसिस प्लांट। यस, बिल्कुल सही बात है। आवर इन्वॉल्व इन एसिड बेस बैलेंस प्लीज एक्सप्लेन। हाँ पूजा, इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। यस, डोंट वरी, इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। सो फर्स्ट, जो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स है और प्रोटीन अमीनो एसिड्स है, दे आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू प्रोटीन, incorporated into protein during translation। स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स को और प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड्स को इनकॉर्पोरेट किया जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन और ऑल्सो रेफर्ड एज प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये जो ऐसे अमीनो एसिड्स से नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड्स या नॉन स्टैंडर्ड, do not become part of protein during translation। समझ रहे हो? तो इस तरीके से यहां पर दो टाइप्स के अमीनो एसिड्स होते हैं, स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड, प्रोटीनेशियस एंड नॉन प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड। अब इसमें हमारे पास होते हैं 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स। ये 20 है। इसमें प्लस 2 ऐड किए जा सकते हैं, जैसे एक सेलेनोसिस्टीन है या फिर पायरोलाइसिन है। ये दो भी अगर कंसीडर किए तो यहां पर टोटल 22 होते हैं। अब ये सेलेनोसिस्टीन को अलग से काउंट क्यों किया, पायरोलाइसिन को अलग से काउंट क्यों किया, वो आप ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे। जब आप वहां पर पढ़ेंगे ट्रांसलेशन प्रोसेस, तो उसमें आपको बताया जाएगा इन डिटेल। अभी के लिए आप इसको कंसीडर कीजिए। उसके बाद जो नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स है, उसमें अगर हम देखेंगे तो फॉर एग्जांपल यहां पर हम ले सकते हैं कोई ऑर्निथीन है, सिट्रुलीन है, या यहां पर कैनावालिन का एग्जांपल ले सकते हैं। क्लियर है? या फिर एजेटिडीन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स है जो कि नॉन प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड है, और इसके अंदर जो फिजियोलॉजिकल रोल्स है वो परफॉर्म कर सकते हैं। फिजियोलॉजिकल रोल के अलावा ये जो है ट्रांसलेशन के प्रोसेस से प्रोटीन का पार्ट नहीं बनते। यहां पर इनको पोस्ट ट्रांसलेशनल जो मॉडिफिकेशंस होंगे
उनके थ्रू में भी ये प्रोटीन का पार्ट बन सकते हैं। पोस्ट ट्रांसलेशन की प्रोसेस से में भी ये प्रोटीन का पार्ट यहां पर बन सकते हैं। तो 1 मिनट थोड़ा सा पेशेंस रखो आप, यहां पर कुछ टेक्निकल एरर है, उसको अपन फिक्स करते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। चलो हो गया, ठीक है, हो गया सॉल्व। तो फिर से रिज्यूम करते हैं इसको। तो कहां तक थे? कमेंट सेक्शन में बताओ, कोई दिक्कत तो आ रही है अब तक? नहीं आ रही, चलो। ओके, विनोद जो है वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि टोटल 20 है बट आप एक्सप्लेन कर रहे हैं उससे ज्यादा है। हमने कहा 20 स्टैंडर्ड होते हैं, वैसे तो मोर देन 300 होते हैं, उसमें से जो प्रोटीन का हिस्सा नहीं बन पाते उनको हम नॉन स्टैंडर्ड कहते हैं, और जो प्रोटीन का हिस्सा बनते हैं उनको हम कहते हैं स्टैंडर्ड। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन की बात नहीं, सिंपली उनको डिवाइड कर दो स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड के अंदर, बस इतना सिंपल सा आपको समझना है यहां पर। क्लियर है? यस, गुड इवनिंग न्यूक्लियस एकेडमी। ठीक है यहां तक? अर्शप्रीत जो है, यस बिल्कुल सही, ये CSR नीट के लिए भी है, यस बिल्कुल सही है। ओके, क्लियर यहां तक? ओके, वेरी गुड। तो सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स की। सबसे पहले हम क्या करेंगे यहां पर? स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स की बात करेंगे। तो अब एक चीज को आप यहां पर समझो कि जो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स है, तो उसमें फर्स्ट पॉइंट हम ये देख सकते, पहले जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इन डिटेल डिस्कस करेंगे हर एक चीज को। तो सबसे पहले ऑल 20 अमाइनो एसिड्स, या फिर ऐसा कह सकते हैं ऑल 20 कॉमन अमाइनो एसिड्स जो होते हैं, दे आर अल्फा अमाइनो एसिड्स। ऑल 20 कॉमन अमाइनो एसिड्स आर अल्फा अमाइनो एसिड्स। अब ऐसा क्यों? इसका एक सिंपल सा रीजन है। सपोज ये एक कार्बन है, और इस कार्बन को अगर इस साइड से कार्बोक्सिल ग्रुप हो, यहां पर एक अमाइनो ग्रुप है, यहां पर एक हाइड्रोजन एटम है, और इस साइड पर यहां पर ये आर ग्रुप है। क्लियर है? तो ऐसा कार्बन, जिस कार्बन को कार्बोक्सिल ग्रुप भी अटैच्ड है, जिसको ये अमाइनो ग्रुप भी अटैच्ड है, तो इस कार्बन को हम कहेंगे अल्फा कार्बन।
तो ऑल 20 कॉमन अमीनो एसिड्स आर अल्फा अमीनो एसिड्स। तो जिस कार्बन के पास एक कार्बोक्सिल ग्रुप भी हो, एक अमीनो ग्रुप भी हो, उसको हम क्या कहेंगे? अल्फा कार्बन कहेंगे। तो यहां तक। और मोस्टली फिजियोलॉजिकल पीएच पे हम इसको ऐसा भी दिखा सकते हैं, इस तरीके से भी दिखाया जा सकता है। यहां तक क्लियर है? देन दूसरा जो पॉइंट है, वो ये है कि जितने भी कार्बन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल जितनी भी अमीनो एसिड्स है, उन अमीनो एसिड्स का ये आपको एक जनरल स्ट्रक्चर निकाल के दिया। अब उनमें एक पोर्शन जो है वो कॉमन होता है, यहां तक का पोर्शन कॉमन होता है, ये वाला। हर इसमें कोई एक साइड चेन होती है या एक आर ग्रुप होता है। अब ये आर ग्रुप जो है ये डिफरेंट होता है हर एक अमीनो एसिड का। जितने भी स्टैंडर्ड 20 अमीनो एसिड्स है, इनका जो आर ग्रुप है वो डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल अगर ये अमीनो एसिड मुझे ग्लाइसिन करना है, तो ग्लाइसिन का आर ग्रुप जो है वो हाइड्रोजन है। समझ रहे हो? तो इस तरीके से आर ग्रुप क्या होगा? डिफरेंट होगा। डिफरेंट कैसे होगा? वो साइज में डिफरेंट होगा, वो स्ट्रक्चर में डिफरेंट होगा, और वो इलेक्ट्रिक चार्ज में भी डिफरेंट होगा। तो हर एक अमीनो एसिड में इतना जो पार्ट है वो तो कॉमन रहेगा, बस डिफरेंट क्या होगा? ये आर चेन डिफरेंट होगी। अगर ग्लाइसिन का सिंपलेस्ट अमीनो एसिड हम ले, सबसे स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड हम ग्लाइसिन, तो उसकी आर चेन की जगह क्या होगा? और एक हाइड्रोजन एटम होगा। क्लियर है? तो डिफरेंट इन साइज, स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ आर ग्रुप, वो ज्यादा यहां पर क्या है? इंपॉर्टेंट है। समझ गए? अब उसके बाद और एक चीज को हम यहां पर फोकस कर सकते हैं, और वो है फॉर ऑल अमीनो एसिड्स, फॉर ऑल अमीनो एसिड्स एक्सेप्ट ग्लाइसिन, एक्सेप्ट ग्लाइसिन, अल्फा कार्बन बॉन्डेड विद 4 डिफरेंट ग्रुप्स। जितने भी अमीनो एसिड्स हमारे पास है, उन सारे अमीनो एसिड्स में ग्लाइसिन को छोड़कर बाकी सारे अमीनो एसिड का जो अल्फा कार्बन है, इट इज बॉन्डेड विद 4 डिफरेंट ग्रुप्स। समझ रहे हो? फॉर एग्जांपल ये कार्बन है, और इस कार्बन के इस साइड पे, ये कार्बन के इस साइड पे मैंने कोई H लगाया, इस कार्बन के X साइड पे मैंने कोई यहां पर X लगाया, यहां पर कोई Y लगाया, और यहां पर कोई Z लगाया। अब आप देखो ये जो कार्बन है, इस कार्बन के एक साइड पे H है, एक साइड पे X है, एक साइड पे Y है, और एक साइड पे Z है। तो 4 डिफरेंट ग्रुप्स इसको अटैच्ड है। और जब भी किसी कार्बन को 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड होंगे, तो ऐसे कार्बन को हम क्या कहेंगे? कायरल कार्बन कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? कायरल कार्बन हम कहेंगे। लेकिन ग्लाइसिन में ऐसा नहीं होगा। अगर ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर हम निकालेंगे, तो देखो सिंपली यहां पर ये इसका आर चेन जो है, वो आर की जगह हम यहां पर क्या लिखेंगे? अगर हम H लिखेंगे यहां पर, तो देखो ये H और ये H सेम हो गया। तो इसलिए ग्लाइसिन जो है वो अकायरल है, वहां पर कायरल कार्बन नहीं है। क्लियर है? तो इसको हम कह रहे कि क्या होंगे? सारे अमीनो एसिड्स क्या होंगे? कायरल होंगे एक्सेप्ट ग्लाइसिन। यहां तक क्लियर है? चलो कोई दिक्कत नहीं यहां तक? कमेंट सेक्शन में बताओ, चलो कमेंट करके बी क्विक। यस, नहीं,
कोई दिक्कत नहीं, चलो बिल्कुल सही चल रहा है, बढ़िया है बिल्कुल। तो सबसे पहले वही है कि हमारा ये COO माइनस है, ये C है, फिर ये H है, यहां पर अमाइनो ग्रुप है और यहां पर ये R है, तो ये कायरल कार्बन है ना, ये कायरल कार्बन है। अब इस कायरल कार्बन में अगर हम यहां पर ऐसा कहें, क्या कहेंगे यहां पर, टेट्राहाइड्रल अरेंजमेंट ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स अराउंड अल्फा कार्बन, तो इन सच ए मैनर जहां पर मॉलिक्यूल का स्पेशल अरेंजमेंट होके दो यूनिक, मतलब ये चारों फंक्शनल ग्रुप जो है या चारों ग्रुप जो है दो यूनिक पोजीशंस को ऑक्युपाई कर सकते हैं, तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे स्टीरियो आइसोमर्स। क्या कहेंगे यहां पर, स्टीरियो आइसोमर्स। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप आराम से समझने की कोशिश करो। तो स्टीरियो आइसोमर्स का मतलब क्या होता है, स्टीरियो आइसोमर मतलब क्या, इट इज एन आइसोमेरिक फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल इन विच जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो किस तरीके से असिमेट्रिक कार्बन के अराउंड प्रेजेंट है, उसको हम कहते हैं क्या, स्टीरियो आइसोमर्स। और दो टाइप के स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, इसमें एक होता है इनेंशियोमर्स और दूसरा होता है डाइस्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर जो है वो दो टाइप के होते हैं, उसमें दो होते हैं, एक इनेंशियोमर होता है और एक डाइस्टीरियो आइसोमर्स है। इनेंशियोमर का मतलब क्या होता है, मिरर इमेज, और डाइस्टीरियो आइसोमर्स का मतलब क्या होता है, यहां पर मिरर इमेज जो है वो नहीं होती है, तो नॉन मिरर इमेज। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल, आराम से पेशेंस रखिए, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। हमने यहां पर एक स्ट्रक्चर बना दिया, CHOC, इसके बाद यहां पर OH, ये H, CH2OH, इसका स्ट्रक्चर है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड। क्लियर है। और फिर हमने यहां पर भी एक स्ट्रक्चर बनाया, CHOC, HOH, CH2OH। मुझे बताओ सेकेंड स्ट्रक्चर जो मैंने निकाला है उसको क्या कहेंगे। फर्स्ट जो मैंने निकाला है उसको तो मैंने कहा ग्लिसरल्डिहाइड है, जो मैंने सेकेंड निकाला है उसको हम क्या नाम देंगे, बी क्विक। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए फटाफट से, चलो बी क्विक। क्या कहेंगे इसको, विनोद आप क्यों इतना ज्यादा मतलब आगे आगे जा रहे हो बेटा, वहां पर मैं आने वाला हूं, ज़िटराइन फॉर्म क्या है क्या नहीं है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। विनोद आप बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, जिस टॉपिक पे अपन बात कर रहे हैं पहले अपन उसको क्लियर करते हैं, आगे आगे हर चीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं, इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं, ज़िटराइन को भी डिस्कस करेंगे, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। अभी के लिए हम उसको कहते हैं मतलब क्या है उसको देखते हैं। चलो तो पहले मुझे ये बताओ, ये सेकेंड मॉलिक्यूल जो है इसका नाम क्या है, नाम पूछा है मैंने, नाम। इस बी क्विक, यस बिल्कुल सही बात है, यस वेरी गुड। और पूजा ने कहा है ग्लिसरल्डिहाइड कहेंगे। अब इसको भी हमने ग्लिसरल्डिहाइड ही कहा, ओके। अब मुझे ये बताओ इन दोनों ग्लिसरल्डिहाइड में डिफरेंस क्या है। एक सिंपल सा डिफरेंस है, यहां पर आपको जो OH दिख रहा है और यहां पर आपको एक OH दिख रहा है, तो ये OH आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है मॉलिक्यूल के,
और ये OH आपको मॉलिक्यूल के राइट साइड में दिख रहा है। तो जहां पर OH आपको मॉलिक्यूल के राइट साइड में दिखेगा उस मॉलिक्यूल को हम कहेंगे डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। और मॉलिक्यूल के अगर आपको लेफ्ट साइड में, इस साइड में अगर आपको OH दिख गया तो हम उसको कहेंगे एल फॉर्म ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड। डी ग्लिसरॉल्डिहाइड क्यों? अब इसमें देखो ये दोनों भी तो ग्लिसरॉल्डिहाइड है, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, पूरा इनका जो मॉलिक्यूलर कंपोजिशन बिल्कुल सेम है। बस डिफरेंस क्या आया है, एक मॉलिक्यूल में OH ग्रुप जो है वो हमारा राइट साइड में है और एक दूसरे मॉलिक्यूल में OH ग्रुप जो है हमारा लेफ्ट साइड में है। तो डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, उसके बेसिस के ऊपर हमने इस मॉलिक्यूल को कहा डी ग्लिसरॉल्डिहाइड और एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। अगर राइट साइड में हो तो कहेंगे डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, और अगर एल साइड में हो तो उसको हम कहेंगे, मतलब सॉरी लेफ्ट साइड में हो तो हम उसको कहेंगे एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। देखो एक चीज यहां पर समझो, ये मत कहो कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लिसरॉल्डिहाइड या फिर लीवोरेटरी, डी और एल का मतलब वो बिल्कुल नहीं होता। डी और एल जो है आपको सिर्फ इतना बता रहे कि जो फंक्शनल ग्रुप होगा उस फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन, मतलब वो लेफ्ट को होगा या राइट को होगा, इतना ही बताएगा। अब ये दोनों जो है वो एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है। अगर एक दूसरे की ये मिरर इमेज है तो एक दूसरे के मिरर इमेज को हम यहां पर क्या कहेंगे, इनैंशियोमर्स कहेंगे। अगर वो मिरर इमेज नहीं होते तो हम उनको क्या कहते, डाइस्टीरियो आइसोमर्स। क्लियर यहां पर? तो अगर किसी मॉलिक्यूल के कितने स्टीरियो आइसोमर्स होंगे ये अगर आपको पता करना है तो सिंपली स्टीरियो आइसोमर के लिए आप क्या कर सकते हो, यहां पर 2n करो। क्या करो यहां पर 2n करो, वेयर n क्या होगा, वेयर n इज नंबर ऑफ कायरल कार्बन। कितने कायरल कार्बन होंगे वो आपका क्या होगा, वहां पर n होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल कुछ भी अगर दिक्कत है, मैं कमेंट सेक्शन बार बार इसलिए देख रहा हूं कि कुछ भी सिंपल सा डाउट हो तो मैं वहीं पर सॉल्व कर दूं। ठीक है, तो यहां पर जो n है नंबर ऑफ कायरल कार्बन, सपोज यहां पर नंबर ऑफ कार्बन का, इसमें कितने कायरल कार्बन है, एक ही है कायरल कार्बन। अब इसको क्यों कायरल कार्बन नहीं कह सकते, क्योंकि इसको 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच नहीं है, इसको भी नहीं है, बस इसको है। तो यहां पर हम 2:1 करेंगे क्योंकि एक ही कायरल कार्बन है। तो इसके कितने स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल है, 2। अगर कायरल कार्बन 2 होंगे तो 2:2 क्या करेंगे, 2। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे, 4। लेकिन 4 स्टीरियो आइसोमर्स में 2 क्या होंगे, सिर्फ 2 क्या होंगे, एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे। इसके लिए हम उनको क्या कहेंगे, इनैंशियोमर। और 2 जो होंगे वो मिरर इमेज नहीं होंगे तो उनको हम क्या कहेंगे, डाइस्टीरियो आइसोमर्स। क्लियर यहां पर? मिरर इमेज आप समझ रहे हो कि क्या है मिरर इमेज, मतलब समझ रहे हो? ठीक है, नाउ नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो है, ऑल अमाइनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। All amino acids are optically active except glycine. Optically active except glycine. ग्लाइसिन को छोड़ के बाकी सारे अमीनो एसिड जो है ऑप्टिकली एक्टिव है। कौन से अमीनो एसिड को हम ऑप्टिकली एक्टिव करेंगे, तो ऐसे सारे अमीनो एसिड्स जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को अगर रोटेट करने में सक्सेसफुल रहे तो ऐसे अमीनो एसिड्स को हम कहेंगे कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है। तो क्या कि ऐसे अमीनो एसिड्स जो रोटेट कर सकते हैं
किसको रोटेट कर सकते हैं? प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट, प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट या प्लेन पोलराइज लाइट, उसको अगर रोटेट कर सकता है कोई तो उसको हम कहेंगे क्या? कि वो अमीनो एसिड ऑप्टिकली है एक्टिव। अब इसमें अगर वैल्यू प्लस में आती है और वैल्यू अगर माइनस में आती है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या फिर वो लीवोरोटरी है। अगर वैल्यू प्लस में आती है तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, अगर वैल्यू माइनस में आती है तो वो लीवोरोटरी है। प्लस में वैल्यू आएगी तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, अगर वो माइनस में आती है तो लीवो रोटेटरी है। क्लियर है? तो सारे अमीनो एसिड्स ऑप्टिकली एक्टिव है एक्सेप्ट ग्लाइसिन, क्योंकि ग्लाइसिन जो है वो अटाइवल है। नाउ फोर्थ जो है, ऑल अमीनो एसिड्स present in protein, all amino acids present in proteins are exclusively L-stereoisomeric form। आराम से समझने की कोशिश करो। All amino acids present in proteins are exclusively in L-stereoisomeric form। हमने अभी डिस्कस किया दो टाइप के यहां पर प्रेजेंट होते हैं, एक होता है L और एक होता है D। तो जब ट्रांसलेशन की प्रोसेस चल रही होती है, जब हम प्रोटीन की सिंथेसिस को करते हैं तो प्रोटीन सिंथेसिस में सारे अमीनो एसिड का जो इनकॉर्पोरेशन होगा वो L फॉर्म में होगा। तो बेसिकली हम ये कहते हैं कि जो अमीनो एसिड से वो सेल्स के अंदर प्रीडोमिनेंटली कौन सी फॉर्म में आपको मिलते हैं? एल फॉर्म में मिलते हैं। और जबकि जो हमारे सारी शुगर्स होती है, शुगर्स यूजुअली हमें डी फॉर्म के अंदर मिलती है। तो शुगर्स एक्सक्लूसिवली डी फॉर्म में होती है, जबकि प्रोटीन्स एक्सक्लूसिवली एल फॉर्म में होती है। एल फॉर्म में होती है प्रोटीन्स का जो अमीनो एसिड है। अब ये अमीनो एसिड्स में अगर हम एक्सेप्शन देखें तो यहां पर एक्सेप्शनली कुछ जगह पर अमीनो एसिड्स जो है प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड्स जो होंगे वो कौन सी फॉर्म में हो सकते? डी फॉर्म में भी हो सकते हैं। और डी फॉर्म में कहां पर हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल जो बैक्टीरियल सेल वॉल है वहां पर हो सकते हैं। बैक्टीरियल सेल वॉल में डी फॉर्म में हो सकते हैं। ऐसा डी एल डी एल डी एल इस तरीके का बॉन्ड बन सकता है। और डी एल बॉन्ड बनेगा तो इसमें जो बॉन्ड बनेगा तो ये ट्रांसलेशन की प्रोसेस से नहीं बनता। ऐसा बॉन्ड बनाने के लिए कुछ अलग से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, तभी जाके ऐसा बॉन्ड बनता है। ये बनाने के लिए कोई अलग सा एंजाइम होता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये बैक्टीरिया के बारे में बोल रहे हैं यहां पर। और ये डी और एल अमीनो एसिड्स के बीच का जो बॉन्ड है वो तोड़ने के लिए हमारे लाइसोम के पास कोई एंजाइम भी नहीं है। इसलिए जब भी ऐसा कोई खतरनाक वाला बैक्टीरिया हमारे इम्यून सिस्टम के पास आता है तो जो पूरा बैक्टीरिया का डिग्रेडेशन किया जाएगा अमीनो एसिड्स में प्रोटीन, ये एल और डी वाला बॉन्ड टूटता नहीं है। इसलिए वहां पर कुछ सेल डिब्रीज है या कुछ अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वहां पर रह जाता है, जिसको फैगोसाइटिक सेल जो है वो बाहर डंप कर देती है ब्लड के अंदर। तो बेसिकली यहां पर ये कहते हैं कि एक्सेप्शनली मोस्टली क्या होगा, हर जगह पर चाहे बैक्टीरिया और ह्यूमंस हो कोई भी हो, हर जगह पर अमीनो एसिड जो है वो कौन सी फॉर्म में होंगे? एल फॉर्म में। आप उनको ट्रांसलेशन भी इनकॉर्पोरेट करेंगे एल फॉर्म में। लेकिन एक्सेप्शनली कुछ जगह पर जैसे कि बैक्टीरिया की सेल वॉल में एल डी एल ऐसे अमीनो एसिड्स हो सकते हैं,
जैसे हम यहां पर कह रहे कि डी अलानीन हो गया या डी एस्पार्टेट हो सकता है। क्लियर है? ऐसा ही हो सकता है किसके अंदर, ये बैक्टीरियल सेल वॉल हो गया, ऐसा हो सकता है किसके अंदर, एंटीबायोटिक्स के अंदर भी। जहां पर एल फॉर्म के नहीं होंगे वहां पर डी फॉर्म के हो सकते हैं। क्लियर यहां तक? एस और नो? चलो ठीक है, वेरी गुड। सो देखते हैं कुछ डाउट है? यस, वेरी गुड। एल फॉर्म, डी फॉर्म, यस, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब एलिशा का क्वेश्चन है वाई इन एल फॉर्म। तो आप देख रहे होंगे लेक्चर पार्ट में मैं लेफ्ट हैंड से लिख रहा हूं, हैंड राइटिंग मतलब जो मैं लिख रहा हूं मैं लेफ्ट हैंड से लिख रहा हूं, इसका मतलब मैं लेफ्टी हूं। तो आप ये बता सकते हैं कि मैं लेफ्टी क्यों हूं, इसका आप क्या रीजन दे सकते हो? इस तरह लेफ्ट हैंड से लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, क्या रीजन है इसका? या आप खुद राइट हैंड से लिख रहे हो तो आप राइटी हो, तो आप राइट ही होने का क्या रीजन दोगे? ऐसा नो, इसका कोई रीजन नहीं है, मतलब हमेशा ऐसा क्यों होगा? तो मैं लेफ्टी हूं, लेफ्ट हैंड से लिख रहा हूं, तो इसका हम क्या रीजन देंगे? इसका कोई ऐसे पर्टिकुलर रीजन नहीं है ना। कुछ लोग लेफ्टी, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं वो राइटी होते हैं, मतलब राइट हैंड से लिखते हैं। सम ऑफ देम जो होते हैं वो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, तो कुछ ही लोग जो है वो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं। लेकिन इसके लिए ऐसा क्या रीजन स्पेसिफिक कि बाकी सारे लोग राइटी होते हैं और बहुत कम लोग लेफ्टी होते हैं? इसका कोई भी ऐसा सच रीजन नहीं है। समझ रहे हो? जेनेटिक्स रिस्पॉन्सिबल है क्या आपके लिए? बिल्कुल नहीं, जेनेटिक्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ऐसी केस में जेनेटिक्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है। समझ रहे हो? ये तो सिंपल सी बात है ना। ठीक है, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको विनोद बार बार पूछ रहे थे, उसको डिस्कस करते हैं। फिफ्थ जो है उसको हम कहेंगे एट फिजियोलॉजिकल पीएच। एट फिजियोलॉजिकल पीएच amino acids tend to remain in Zwitter ion form। कोई बता सकता है फिजियोलॉजिकल पीएच कितना है? इसको कहते हैं कि ये फिजियोलॉजिकल पीएच है। चलो आंसर बताओ, बी क्विक, कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओ इसको कहेंगे फिजियोलॉजिकल पीएच। ये तब तक मैं आगे बढ़ता हूं। At physiological pH, amino acids tend to remain in Zwitter ion form। मतलब उसके ऊपर प्लस भी चार्ज हो सकता है और यहां पर माइनस भी चार्ज हो सकता है। जिस तरीके से हमारे फॉस्फोलिपिड्स जो है वो एम्पीपैथिक होते हैं, जिनके पास पोलर हेड होता है और हाइड्रोफोबिक टेल होती है, नॉन पोलर टेल होती है, तो वो जैसे एम्पीपैथिक होते हैं वैसे ही यहां पर ज्विटर का मतलब होता है टू, और आयन का मतलब कि दो आयन के फॉर्म में यहां पर रह सकता है, जहां पर प्लस भी चार्ज हो सकता है और माइनस भी चार्ज, निगेटिव भी चार्ज हो सकता है और यहां पर पॉजिटिव भी चार्ज होता है। उसको हम कहेंगे ज्विटर आयन फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पर कोई अमीनो एसिड निकाल रहा हूं COOH, ये CH और यहां पर NH3+ और यहां पर एक R ग्रुप है। क्लियर है? ये हमारा आ गया एक R ग्रुप। चलो आंसर देखते हैं क्या आ गया। 777, ये वेरी गुड। चलो तो इन जनरल हम रफली कहते हैं 7। 6.9 भी कुछ बुक्स में दे रखा है, उनका भी गलत नहीं, लेकिन हम 7 मानते हैं। चलो तो फिजियोलॉजिकल पीएच मतलब 7 पीएच के ऊपर अमीनो एसिड कौन सी फॉर्म में रहते हैं? ज्विटर आयन फॉर्म में रहते हैं। अब देखो, ये एक अमीनो एसिड मैंने यहां पर निकाला है। क्लियर है? हाइपोथेटिकली मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो ग्रुप है इसका पीके,
इसका pK इज इक्वल टू 2 है और इसका pKa इज इक्वल टू 10 है। pK जितना कम मतलब उतनी एफिनिटी कम है H प्लस के लिए, और pK जितना ज्यादा मतलब उतनी ज्यादा एफिनिटी है उस H प्लस को होल्ड करके रखने की। ये हमें यहां पर एफिनिटी बता रहा है। अब मैं ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा, तो हमारा अमीनो एसिड का लेक्चर जो है वो कहां पर चला जाएगा, पीएच बफर में चला जाएगा, हमें वहां तक नहीं जाना है। बस इतना समझो यहां पर अगर हम पीके की बात कर रहे हैं, पीके का मतलब क्या है यहां पर, अगर पीके कम है मतलब ये जो H है इसको रखने की एफिनिटी कम है, और पीके ज्यादा है मतलब इसको रखने की एफिनिटी क्या है, ज्यादा है। अब एक का इस ग्रुप का पीके हमने कितना दे रखा है, इसका पीके हमने 2 दे रखा है, इसका पीके हमने कितना दे रखा है, इसका पीके हमने 10 दे रखा है। क्लियर है। अब इस कंडीशन में इस मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज कितना है, तो सिंपल से आप देख रहे हो इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर यहां पर एक प्लस है, इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज कितना है, +1 है। और एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए क्विकली मुझे आंसर करो कि अगर मुझे इस मॉलिक्यूल के ऊपर ये +1 चार्ज मेंटेन करके रखना है, तो मुझे आप ये बताओ कि ये चार्ज मेंटेन रखने के लिए मुझे इसको कितने पीएच में रखना पड़ेगा, इस अमीनो एसिड को। अगर मैं कौन से पीएच में इसको रखूंगा तो यहां पर इसका +1 चार्ज जो है वो मेंटेन रहेगा। बी क्विक, आंसर को कमेंट सेक्शन में कि +1 चार्ज अगर मेंटेन करना है तो कौन सा पीएच रखना पड़ेगा। गुड इवनिंग सानिया। +1 चार्ज को हमें क्या करना है, मेंटेन करके रखना है। तो बी क्विक, आंसर बताओ। एसिडिक पीएच, एसिडिक पीएच, एसिडिक पीएच में कितना, विनोद एसिडिक पीएच में कितना, एसिडिक की रेंज तो हमारी कितनी है, 0 से हम 6.9 तक तो एसिडिक ही गएंगे, जब तक न्यूट्रल नहीं आता तब तक एसिडिक है। उसमें से कौन सा 4.5 गलत है। देखो ये जो हमारा pK2 है, समझ रहे हो, यहां पर pK2 है और यहां पर pK10 है, मतलब हमें यहां पर pH जो है वो होगा एक्सट्रीमली एसिडिक। कैसा होगा, एक्सट्रीमली एसिडिक। और एक्सट्रीमली एसिडिक में अगर यहां पर pH 2 जाएगा या 2 से ऊपर जाएगा तो यहां से H+ निकलना स्टार्ट होगा, तो हो सकता है यहां पर माइनस चार्ज आ जाए। तो pH एक्सट्रीमली एसिडिक होना चाहिए, और एसिडिक में भी लेस देन क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। यहां पर एसिडिक में भी लेस देन 2 होना चाहिए, तब जाके इसके ऊपर क्या हो जाएगा, ये प्लस चार्ज मेंटेन रहेगा। देखिए अगर मैं इसी मॉलिक्यूल को अगर मैं pH 7 पे लाता हूं, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को pH 7 पे ला रहा हूं तो आप क्या देखोगे कि ये जो COOH था उसके H निकलना स्टार्ट हो चुके थे, pH 2 पे निकलना स्टार्ट हो गए थे। अब ये COO- हो गया, यहां पर क्या आ गया, ये आ गया C, यहां पर H, और ये NH3+ अभी तक देगा नहीं, और यहां पर क्या रहेगा, ये R। अब इस मॉलिक्यूल के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया है ये बताओ, बी क्विक, कमेंट सेक्शन में बताओ। यस रिंपा बिल्कुल सही है, 2 बताया आपने, बिल्कुल सही है। अब ये बताओ कि इस pH 7 के ऊपर इस मॉलिक्यूल पे कौन सा चार्ज रहेगा। क्यों, क्योंकि ये H था, pH 2 से ज्यादा करने के बाद यहां से क्या हो गया, H+ निकलना स्टार्ट हो गया, मतलब यानी कि क्या होगा, यहां पर डीप्रोटोनेशन स्टार्ट हो गया। यहां पर मॉलिक्यूल ये COO कौन सी फॉर्म में था, यहां पर प्रोटोनेटेड फॉर्म में था। अब प्रोटोनेटेड से ये कौन सी फॉर्म में चला गया, डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में चला गया, क्योंकि हमने pH को इंक्रीज किया। pH वहां पर ज्यादा है,
मतलब H प्लस का आयन का नंबर क्या होगा, कम होगा। हमें पता है पीएच और H प्लस आयन्स में इनवर्स रिलेशन है। क्या है वहां पर, इनवर्स रिलेशन। समझ रहे हो? यस, वेरी गुड विनोद। न्यूट्रल चार्ज होगा 0 होगा, कृतिका 0 होगा। तो यहां पर नेट चार्ज जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है, ये वाला माइनस जो है वो इस वाले प्लस को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। तो नेट चार्ज क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं और एक कंडीशन करूं, अगर मैं पीएच को यहां पर 12 कर दूं, मैं पीएच को मैंने यहां पर 12 किया, तो अब ये मॉलिक्यूल मुझे इस कंडीशन में दिख रहा है। ये मॉलिक्यूल जो है मुझे कौन सी कंडीशन में दिख रहा है, ये वाली कंडीशन में दिख रहा है। तो अब इस वाली कंडीशन में इसके ऊपर नेट चार्ज क्या होगा। अब देखो यहां पर कोई प्लस नहीं है, तो ये नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल नहीं होगा। तो यहां पर कौन सा चार्ज होगा, नेट चार्ज क्या होगा यहां पर, या सिंपली यहां पर चार्ज क्या होगा, सिंपली इस जगह पर चार्ज जो है वो क्या होगा, -1 होगा। क्लियर है? आर ग्रुप की तो बात ही नहीं करें अभी तक। यानी कि अमीनो एसिड्स जो है उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, उनके ऊपर कोई चार्ज भी नहीं हो सकता, न्यूट्रल हो सकते हैं, 0 चार्ज हो सकता है, या फिर उनके ऊपर -1 चार्ज भी, मतलब माइनस भी चार्ज, मतलब वो पॉजिटिव भी हो सकते, 0 भी हो सकता है और वहां पर नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आपने इन दोनों भी पीके से पीएच को कम रखा, दोनों भी पीके से पीएच को कम रखा, तो वहां पर कौन सा चार्ज होगा, प्लस चार्ज होगा। अगर दोनों पीके से पीएच को आपने ऊपर रखा, जैसे यहां पर 12 पीएच है, तो ये दोनों भी पीके से 2 and 10 से ज्यादा है, तो यहां पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। यहां पर दोनों भी पीके से पीएच जो है वो कम है, लेस देन 2 है, तो यहां पर कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव। और कहीं पर तो आपका जो चार्ज हो रहा है वो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। क्लियर है? अब यही से एक कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है और वो ये है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। इसको हम क्या कहेंगे, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट और पीआई, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट या पीआई। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट और पीआई इज द पीएच वेयर नेट चार्ज on molecule, net charge on molecule is 0। क्या कह रहे हैं हम, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट PI is the pH where net charge on molecule is 0। अब इसको हम कैसे डील करें उसको देखते हैं। सबसे पहला एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं यहां पर ग्लाइसिन का। सपोज COOH CH NH3+ और यहां पर आएगा H। ये सिंपल ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है। अब हमने हमेशा देखना pK1 जो होता है वो अल्फा कार्बन के साथ जो कार्बोक्सिल ग्रुप है उसके लिए होता है। pK2 जो होता है वो अमाइनो ग्रुप के लिए होता है। pK2 जो है अमाइनो ग्रुप। अब pK1 जो है यहां पर है 2.2, देख लेना शायद 2.34 उसकी एक्चुअल वैल्यू है जो लिविंग जर्नल में दे रखी है, और यहां पर pK2 जो है वो है 9.8। क्लियर? हम क्या कह रहे हैं, यहां पर pK1 2.2 है और यहां पर pK2 जो है वो 9.8 है। यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं यहां पर कि जो pK वैल्यू है, फॉर एग्जांपल pKa1 है, वो किसके लिए, अल्फा COOH के लिए, और pKa2 जो है वो किसके लिए, अल्फा NH2 के लिए। तो pK1 जो है वो कितना आएगा, 2.2, pK2 कितना आएगा NH2 के लिए, तो वो 9.8। क्लियर है?
मतलब ये pK1 किसके लिए, अल्फा कार्बन के, इसके लिए COH के लिए, pK2 किसके लिए, यहां पर अल्फा कार्बन के NH2 के लिए, और कितना है 9.8। अब अगर आपको इसकी आइसो इलेक्ट्रिक वैल्यू यानी कि पीआई वैल्यू निकालने को बोला जाए तो क्या करेंगे, पीआई वैल्यू को निकालेंगे। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, मतलब ये देखो ना, ये pK1 और ये pK2, यहां पर ये 2.2 से आ रहा है और ये 9.8 है, तो यहां पर सिंपली ऐसा क्यों नहीं कर सकते, pKa1 प्लस pKa2 अपॉन 2, जो भी आएगा आंसर आपकी क्या होगी, पीआई वैल्यू। फॉर एग्जांपल यहां पर pK1 कितना है 2.2 है, प्लस pK2 कितना है 9.8 है, डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा 9.8 प्लस 0.82, 10 हो गए, 12 हो गए, 12 अपॉन 2, टोटल कितना जाएगा 6। तो पीआई वैल्यू क्या है इसकी 6, मतलब आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पीआई वैल्यू क्या है 6। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट इज द pH वेयर नेट चार्ज ऑन मॉलिक्यूल इज 0। तो 6 pH हम करेंगे तो ग्लाइसिन जो है उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो अब मुझे आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन करना है, मैं ये कह रहा हूं कि मैंने pH को 6 से कम कर दिया, अगर मैंने pH को 6 से 4 किया तो मुझे आप बताओ उस मॉलिक्यूल के ऊपर कौन सा चार्ज होगा। अगर मैंने pH को 6 से कम कर दिया, डिक्रीज कर दिया, तो अब यहां पर चार्ज जो है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। यस, बी क्विक। यहां पर चार्ज मतलब यहां पर चार्ज जो है वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, या फिर 0 ही रहेगा। प्लस रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। यस, वेरी गुड, लेट्स गो टुगेदर। वेरी गुड, वेरी गुड अश्विनी सिंह, बहुत बढ़िया कर रहे हो आप लोग। यस, वेरी गुड, पॉजिटिव पॉजिटिव, बहुत बढ़िया। और अगर मैं pH बढ़ा दूं तो, अगर मैं 8 कर दूं तो, 8 कर दूं तो क्या होगा, अब क्या होगा। ये सारे बोल रहे पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो। अब 8 करेंगे तो बताओ, नेक्स्ट का बताओ मुझे, 8 करेंगे तो क्या होगा इसका बताओ। तब तक मैं कुछ बातें लिख लेता हूं यहां पर। अगर ठीक है, ये समझ में आ गया यहां से, तो अगर यहां पर pH इज इक्वल टू पीआई है, फिर pH इज मोर देन पीआई एंड pH इज लेस देन पीआई, तो यहां पर जो चार्ज होगा वो क्या होगा ये भी आपको बताना है। अगर pH इज इक्वल टू पीआई तो कितना चार्ज होगा, pH अगर ज्यादा होगा पीआई से तो कितना होगा, pH अगर कम होगा पीआई से तो कितना होगा, ये आपको बताना है यहां पर। ठीक है, क्लियर है। चलो बी क्विक, कमेंट करके बताओ। शांतनु कह रहे कि निगेटिव होगा। यस, 8 pH पे निगेटिव होगा, पक्का। आर यू श्योर शांतनु, निगेटिव होगा, निगेटिव होगा। चलो और कोशिश करने की जरूरत है हमें यहां पर। ठीक है, इनकी चार्ज बताओ। चलो एक तो मैंने बताया, ऐसा pH जो पीआई के बराबर है तो वहां पर चार्ज तो कितना हो जाएगा 0। pH इज इक्वल टू पीआई, वो कितना हो जाएगा 0। अब आप लोग बताओ कि अगर pH ज्यादा हो पीआई वैल्यू से तो यूजुअली मॉलिक्यूल के ऊपर कौन सा चार्ज होना चाहिए। अगर pH ज्यादा तो कौन सा चार्ज होना चाहिए। यस, वेरी गुड विनया, शांतनु, ऋतुजा, वेरी गुड। तो यहां पर होना चाहिए कौन सा, माइनस चार्ज। pH अगर ज्यादा है पीआई वैल्यू से
और अगर पीएच की वैल्यू कम है एज कंपेयर टू पीआई, तो अब ऐसी कंडीशन में यहां पर कौन सा होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। क्लियर है? अब ये सिंपल सा आप अगर यहां पर समझेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। यस, वेरी गुड प्रियंका, 0 माइनस प्लस, वेरी गुड। 0 निगेटिव पॉजिटिव लेस टूगेदर, यस, कुछ लोग बहुत अच्छा समझ रहे हैं, वेरी गुड, वेरी गुड पिंकी। क्लियर है? ठीक है। नाउ हर अमीनो एसिड्स के पास आयोनाइजेबल ग्रुप है, मतलब वो H+ को दे सकते। अब अगर हम एसिडिक अमीनो एसिड की बात करें, एसिडिक अमीनो एसिड्स की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल COO माइनस CHNH3+ और COO माइनस। अब इसमें दो एसिडिक ग्रुप है। अब ये दोनों एसिडिक ग्रुप जो है वो मिलकर इस प्लस चार्ज को या पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे। अब ये प्लस माइनस की जगह अगर पॉजिटिव नेगेटिव कहेंगे तो वो ज्यादा साइंटिफिक लगेगा। तो दो नेगेटिव चार्जेस जो है ये इसके ऊपर का और इसके ऊपर का, वो मिलकर न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं या करना चाहिए उन्होंने किसको, NH3+ को। तो यहां पर अगर हम pKa1, इसको हम क्या कहेंगे, pKa1 कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, pKa2 कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, pKa3 कहेंगे। क्लियर है? तो यहां पर pKa1 किसके लिए होगा, अल्फा COOH के लिए होगा। यहां पर pKa2 किसके लिए होगा, वो होगा अल्फा NH2 के लिए होगा। और pKa3 किसके लिए होगा, अब देखो ये अल्फा नहीं है, यहां पर क्या है, ये R है, और R की जगह क्या आ गया है, यहां पर ये COOH आ गया। क्लियर है? यस और नो? और अगर हम इसकी वैल्यूज देखें, सपोज इसकी 5 है, या इसकी 5 नहीं, इसकी 2 है, सपोज इसकी कितनी है, 2 है, इसकी 10 है, और इसकी 5 है। ऐसा हमने किया। अब इसका आइसो इलेक्ट्रिक, इसकी पीआई वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे, समझ रहे हो? चलो तब तक आंसर देखते हैं। वेरी गुड, यस, बहुत बढ़िया। क्लियर है? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, यहां तक कोई चीज आपको दिक्कत है कोई? ठीक है, तो अब यहां पर सिंपली क्या करेंगे, पीआई निकालने के लिए यहां पर तो क्या था, सिंपल था, एक अल्फा COH और एक अल्फा NH2, तो सिंपल था। लेकिन यहां पर अब 2 कार्बोक्सिल ग्रुप है और एक यहां पर अमीनो ग्रुप है, तो pK1 है, pK2 है, pK3 है। बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं आपको, बिल्कुल भी यहां पर मगिंग करने की जरूरत नहीं है, समझना है कंसेप्ट को। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या कहता है यहां पर, इस जगह पर ये वाला नेगेटिव चार्ज और ये वाला नेगेटिव चार्ज, ये दोनों नेगेटिव मिलकर एक पॉजिटिव को यहां पर न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब यहां पर जो भी पीआई होगा, पीआई क्या होगा, इट इज द एवरेज ऑफ 2 एसिडिक ग्रुप। 2 एसिडिक ग्रुप्स का ये क्या होना चाहिए, एवरेज होना चाहिए। ये एक एसिडिक ग्रुप, कौन सा वाला, देखो ये वाला एक एसिडिक ग्रुप और ये वाला एक एसिडिक ग्रुप, मतलब pK1 एंड pK3 इनका एवरेज जो होगा वो पीआई होगा। यानी कि क्या कहेंगे यहां पर कहेंगे हम pKa1 प्लस pKa3, इसका 3 है, इसका 1 है, अपॉन क्या करेंगे 2।
तो यहां पर क्या आएगा, इज इक्वल टू 5 प्लस pk1 कितना है 2, तो pk1 इज 2, pk3 इज 5 और अपॉन यहां पर क्या हो जाएगा 10, तो यहां पर सॉरी 10 नहीं 2 हो जाएगा, यहां पर अपॉन क्या हो जाएगा 2, तो यहां पर 7 अपॉन क्या हो जाएगा 2, आंसर क्या आएगा 3.5, तो पीआई की वैल्यू क्या आएगी 3.5। यानी कि अगर एसिडिक अमीनो एसिड है तो इन केस ऑफ एसिडिक अमीनो एसिड द वैल्यू ऑफ पीआई will be less than 7, जो हमारा फिजिकल पीएच है उस 7 से वैल्यू क्या होगी लेस। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज अगर दो एसिडिक ग्रुप हो उनका एवरेज लेंगे तो वहां पर हमें पीआई वैल्यू मिलेगी किसके लिए, एसिडिक अमीनो एसिड के लिए। क्लियर यहां तक? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, ऐसी कोई चीज जो आपको समझ में नहीं आ रही है? यस, बी क्विक। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद एसिडिक अमीनो एसिड जो है वो एसिडिक अमीनो एसिड्स कौन सा चार्ज बियर करेंगे 7 pH के ऊपर? डेफिनेटली उन्होंने कौन सा चार्ज बियर करना चाहिए, नेगेटिव चार्ज बियर करना चाहिए एट pH 7। इनका पीआई कितना है यहां पर 3.5 आया इसका पीआई, 7 pH पर अगर pH ज्यादा हो गया यहां पर तो कौन सा ज्यादा आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे कुछ एग्जांपल हम पढ़े यहां पर, फॉर एग्जांपल एस्पार्टेट है, ग्लूटामेट है, या हमारे पास यहां पर सिस्टीन है, या हमारे पास यहां पर टायरोसिन है। अब यहां पर एस्पार्टेट जो है उसके पास COOH ग्रुप है, ग्लूटामेट जो है वो COH ग्रुप है, सिस्टीन के पास SH ग्रुप है, टायरोसिन के पास OH ग्रुप है। ये सारे इसकी तरह बिहेव शो कर सकते हैं, दे कैन बिहेव लाइक एसिड। H+ को दे सकते हैं आराम से, एसिड की तरह बिहेव कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? तो इस तरीके से यहां पर ये कुछ अमीनो एसिड है, जैसे एस्पार्टेट का ये COH, ग्लूटामेट का COH, सिस्टीन का SH और टायरोसिन का OH, वो एसिड की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो बेसिकली जैसे pH 7 होगा या उससे ज्यादा होगा तो डेफिनेटली यहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है यहां पर? नाउ नेक्स्ट, अगर हम बेसिक अमीनो एसिड की बात करेंगे तो बेसिक अमीनो एसिड में पीआई वैल्यू जो होगी इट इज द एवरेज ऑफ 2 बेसिक ग्रुप्स प्रेजेंट इन द अमीनो एसिड्स। फॉर एग्जांपल ये COO- है, CH ये कार्बन है, यहां पर एक अमीनो ग्रुप है और प्लस यहां पर एक है, ये हो गया बेसिक अमीनो एसिड। अब इसमें 2 ग्रुप है, क्लियर है? अब यहां पर अगर आपको पीआई वैल्यू निकालनी है तो पीआई वैल्यू क्या होगी यहां पर, इट इज द एवरेज ऑफ 2 बेसिक अमीनो एसिड। ये 2 बेसिक ग्रुप्स, इट इज द एवरेज ऑफ 2 बेसिक ग्रुप्स। मतलब अब क्या होगा, अब उल्टा होगा, वहां पर 2 एसिडिक ग्रुप, एक जो अमीनो था उसके ऊपर का प्लस चार्ज न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे थे। ये देखो यहां पर ये और ये मिलकर इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे थे। अब यहां पर ये वाला और ये वाला, ये दोनों मिलकर इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे। और हमें तो पता है इसको हम क्या कहेंगे, इस वाले को pKa1, इसको क्या कहेंगे pKa2, इसको क्या कहेंगे pKa3।
यानी कि अब वही बात है, pKa1 क्या हो गया, अल्फा COOH, pKa2 क्या हो गया, अल्फा NH2, और pKa3 क्या हो गया, अल्फा नहीं, यहां पर क्या आएगा, R आएगा, ये क्या होगा, RNH2। तो बेसिकली अब आप देखो, ये और ये वाला, ये दोनों मिलकर, ये और ये दोनों मिलकर इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि अब क्या होना चाहिए, इट इज द सम ऑफ और एवरेज ऑफ टू बेसिक ग्रुप्स। मतलब ये एक है NH3+ और ये वाला है, ये कौन सा है, pK2, और ये कौन सा है, pK3, और ये दोनों मिलकर किसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको। तो अब यहां पर क्या आएगा, pKa2 प्लस pKa3 अपॉन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा सिंपली। तो इसमें अगर मैं आपको वैल्यूज दूं, अब इसमें क्या हाइपरबोलिक वैल्यू दूं, 2, 9 और 10, अब मैंने ऐसी वैल्यूज दी। अब सिंपली कैलकुलेशन करना है, pK2 कितना है, 9, pK3 कितना है, 10 अपॉन 2, तो 19 अपॉन 2, देख लो कितना आता है, अप्रोक्सीमेटली 9.5 के आसपास आ जाएगा। तो बेसिकली यहां पर क्या कहेंगे, पीआई वैल्यू जो है, यहां पर जैसे कैसे कहा था, यहां पर देखो ये क्या कहा था हमने इस जगह पर, वैल्यू ऑफ पीआई विल बी लेस देन 7। अब यहां पर वैल्यू ऑफ पीआई वैल्यू विल बी मोर देन 7। अब ये कोई बाय डिफॉल्ट नहीं है, ऐसा क्यों आया है ये हमने बताया यहां पर, मैंने आपको कि देखो ना, हमने जब बेसिक ग्रुप की बात की, बेसिक अमीनो एसिड की या बेसिक ग्रुप की बात की, तो हमने pK2 प्लस pK3 हमने किया, और जब हम एसिडिक की बात करें तो हमने pK1 प्लस pK3 किया था। यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर हमने pK1 प्लस pK3 किया था, और हम यहां पर pK2 प्लस pK3 कर रहे हैं। ऐसा क्यों, इसका आपको बहुत लॉजिकल रीजन यहां पर दे रखा है, कौन किसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहा है, ये भी हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। तो हम जैसे कह रहे हैं यहां पर, हर अमीनो एसिड के पास एटलीस्ट, हर अमीनो एसिड के पास एटलीस्ट 2 बफर जोन्स हो सकते हैं। अब जैसे बेसिक अमीनो एसिड में कौन से एग्जांपल आप रखोगे, बेसिक अमीनो एसिड की हमारे पास एग्जांपल है लाइसिन, अर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। बेसिक अमीनो एसिड की एग्जांपल है हमारे पास लाइसिन, अर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। क्लियर है यहां तक, तो ये हमारे बेसिक अमीनो एसिड के एग्जांपल है। तो हर अमीनो एसिड के पास एटलीस्ट 2 बफर जोन्स होते हैं, 2 बफर जोन हर अमीनो एसिड के पास होते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लाइसिन का है pKa1, pKa2, ग्लाइसिन का कितना है 2.34, या हमने कैसे कहा था 2.2, एक ही बात है, इसका 9.8। बफर जोन मतलब क्या, वो +-1 हो सकता है इसमें, +-1 इसमें हो सकता है। लेकिन कुछ अमीनो एसिड जो है, मतलब हम क्या कह रहे हैं, हर अमीनो एसिड के पास, एवरी अमीनो एसिड के पास एटलीस्ट 2 बफर जोन होंगे, लेकिन कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं जिनके पास 3 बफर जोन्स हो सकते हैं। बफर पता है आपको क्या करता है, बफर रेजिस्ट चेंज इन पीएच, मतलब जो मीडियम का पीएच है, या जो भी आपको पीएच रखना है, अगर आप उसमें बफर डालेंगे तो मीडियम का पीएच जो है वो चेंज नहीं होगा। मतलब बफर जो है वो पीएच में रेजिस्ट करता है, पीएच चेंज को रेजिस्ट करता है। 2 बफर जोन है, अब यहां पर 2.34 +- मतलब उसमें -1 हो सकता है, 1.34 हो जाएगा, +1 हो सकता है तो 3.34 हो जाएगा।
या फिर pK2 है 9.8 तो -1 किया तो 8.8 आएगा, या फिर +1 किया तो कितना आ जाएगा 10.8। तो ±1 आगे पीछे हो सकता है बफरिंग जोन में। कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स है जिसमें 3 बफर जोन है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहां पर एस्पार्टेट है, ग्लूटामेट है, उसके बाद लाइसीन है, अर्जिनिन है, हिस्टिडीन है और सिस्टीन है। और इनका अगर हम पीके वैल्यू देखें, मतलब ये इनका जो pK3 है वो हम देखें तो एस्पार्टेट जो है उसका 3.5 है, इसका 4.1 है, फिर इसका जो है 3.5, 4.1, 10.5 है, अर्जिनिन का 12 है, और हिस्टिडीन का जो हमारा है वो 6 है, सिस्टीन का जो है 8.5 है। यहां तक क्लियर है? यस और नो? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? यस, कमेंट सेक्शन में बताओ। आवाज आ रही है? यस, वेरी गुड। क्लियर यहां पर? तो इस तरीके से यहां पर हम कह रहे हैं कि ये 3 बफर जोन्स है। तो ये सारे हमारे क्या है? ये pK3 है, ये सारे pK3 है, और ये ±1 हो सकता है, ± यहां पर 1 हो सकता है। और हम ±1 करें तो 4.5 आ जाएगा या फिर 2.5 आ जाएगा, ±1 करें तो 5.1 आ जाएगा या फिर 3.1 आ जाएगा, 10.5, 11.5, 9.5 ऐसा कुछ आ सकता है। मतलब फिजियोलॉजिकल पीएच मेंटेन करने के लिए इसमें से सिर्फ हमें एक ही काम आ सकता है, और वो है ये वाला। अगर 6+1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 यहां पर हो सकता है, जो फिजियोलॉजिकल पीएच के काम आ सकता है। क्लियर यहां पर? यस और नो? तो आप इसमें देखोगे अगर pKa वैल्यू लेस है, pK वैल्यू कम है, समझ रहे हो? और एक जगह पर हम कह रहे हैं कि pK वैल्यू इज मोर, तो pK वैल्यू इज लेस, pK वैल्यू इज मोर। तो जहां पर pK वैल्यू लेस होगी तो वो कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। pK वैल्यू कम है मतलब H+ की एफिनिटी क्या है? कम है, तो H+ क्या होगा? इजीली डिसोसिएट हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। और जिसकी pK वैल्यू ज्यादा है वो क्या हो जाएगा? वीक एसिड, मतलब वो जल्दी से अपना H+ नहीं देगा। स्ट्रॉन्ग एसिड, समझ रहे हो? मतलब क्या है वो? स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब इसकी pK वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? लेस होगी। और स्ट्रॉन्ग pK वीक एसिड, मतलब इसकी pK वैल्यू क्या होगी? ज्यादा। तो जो वीक एसिड होगा वो स्ट्रॉन्ग क्या होगा? बेस होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो वीक क्या होगा? बेस होगा। क्लियर यहां तक? तो सिंपल से करना है हमें यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड, जैसे कि अर्जिनिन को अगर हम कंसिडर करें यहां पर, अब अर्जिनिन की pK वैल्यू देख रहे हो यहां पर 12 है, तो pK वैल्यू ज्यादा है, मतलब अर्जिनिन क्या है? वीक एसिड है, एंड ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। बस इतना ही तो समझना है हमें, वीक एसिड है एंड स्ट्रॉन्ग बेस है। क्लियर है? अब इसके बाद अगर ये स्ट्रक्चर हम देखें COO- C, ये H, यहां पर NH3+, और यहां पर हमने कोई R ग्रुप लगा दिया ना, जनरली हमने क्या लगा दिया यहां पर? R ग्रुप।
अब इसमें कितने कार्बन हैं? यहां पर कार्बन कितने? 2। कितने नाइट्रोजन दिख रहे हैं आपको? यहां पर 1 ही दिख रहा है। कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको? यहां पर 4 दिख रहे हैं। कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं आपको? यहां पर 2 दिख रहे हैं। अगर हम इनका एटॉमिक वेट कंसिडर करें तो कार्बन का कितना होगा? 12। नाइट्रोजन का कितना होगा? 14। हाइड्रोजन का कितना होगा? 4। ऑक्सीजन का कितना होगा? 16। एटॉमिक वेट कंसिडर कर रहे हैं तो ये कितना आ जाएगा? 24। ये कितना आ जाएगा? 14। ये कितना आ जाएगा? 4। ये कितना आ जाएगा? 60 नहीं, 32। 2 इंटू 16 कितना आ जाएगा? 32। क्लियर है? तो कितना आ जाएगा इसका? अगर आप सम करोगे तो ये आएगा 4 और यहां पर 3, 6, 7, 74 डाल्टन। ये क्या हो गया? बेसिक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चरल अमीनो एसिड है, तो जो स्ट्रक्चर, जनरल स्ट्रक्चर, उसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो आ जाएगा कितना? 74 डाल्टन। ये जनरल है। अगर मैं आर चेन की जगह यहां पर एक हाइड्रोजन लगा दूं, एच लगा दूं, आर इज इक्वल टू एच हो जाएगा। मतलब मैंने इस आर को निकाला और ये आर मैंने यहां पर क्या डाला? एच डाला। आर को अगर हम एच डालेंगे तो ये ऑलरेडी कितना था? 74 था। इसमें और एक हाइड्रोजन हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 75 डाल्टन। इसका ये आ गया ग्लाइसीन का 75 डाल्टन। ऐसे ही इतना तो कॉमन रहता है, तो 74 डाल्टन जो है वो तो हर अमीनो एसिड के लिए कॉमन रहेगा। बस आर चेन जो है, ये आर जो है ये डिफर कर रहा है, ये वेरी कर रहा है। ये जो होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि अमीनो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा। तो ये रेंज करता है 75 डाल्टन से 204 डाल्टन। तो सबसे सिंपल किसका है? ग्लाइसीन का है। और सबसे ज्यादा किसका है? ट्रिप्टोफैन का है। इतना ये रेंज करता है। क्लियर है? नाउ ये हमने सब अमीनो एसिड्स के बारे में इन जनरल पढ़ लिया। क्लियर है? अब हम स्टार्ट करेंगे जो भी हमारे जितने भी अमीनो एसिड्स है उनको इन जनरल पढ़ना। फॉर एग्जांपल हमने एक स्टार्ट किया, कौन से? स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स में सबसे पहला अमीनो एसिड है और वो है कौन सा? ग्लाइसीन। सबसे स्टैंडर्ड अमीनो एसिड में पहला अमीनो एसिड कौन सा है? ग्लाइसीन। अब हम डिटेल में ग्लाइसीन को डिस्कस करेंगे। जो भी ग्लाइसीन क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, कहां पर काम में आती है, ग्लाइसीन कहां कहां पर काम करता है, ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ना कि सिर्फ ग्लाइसीन को करेंगे, बाकी सारे अमीनो एसिड्स को भी हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लाइव सेशन में। तो जब कभी भी हमारा नेक्स्ट लाइव सेशन होगा तो उसमें हम अमीनो एसिड का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। आज तो हमने इन जनरल डिस्कस किया था और मैं आपको बता रहा हूं, ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूं, ये जो पीएच, पीके, पीआई वैल्यू का आज मैंने आपको बताया अमीनो एसिड का, या इन जनरल प्रॉपर्टी बताइए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आप आगे हर एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर डिटेल में सीख के आपको कोई फायदा है ही नहीं। ठीक है? ये पहले पता होना चाहिए, उसके बाद हम बेस मतलब आगे और एक नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। तो आज हमने सारे बेसिक्स क्लियर किए। तो यहां से आगे आपका काम क्या है? ये जो लेक्चर हुआ है उसके नोट्स आपने बनाए होंगे, उन नोट्स को आप अच्छे से पढ़िए। तो अगले लेक्चर में हम पूरे जो हमारे अमीनो एसिड्स है उन अमीनो एसिड्स को 1 बाय 1 डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो फॉर नाउ थैंक यू सो मच फॉर
being here, watching this lecture, by giving your valuable time. One humble request to all guys, please like, share and subscribe. अगर आपको लगता है कि ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल था, तो ऐसा ही बेनिफिट आपके फ्रेंड्स को मिले, आपके जूनियर सीनियर्स सारे लोगों को इसका बेनिफिट हो, तो इसके लिए आप ये लेक्चर शेयर करो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को, या आपके जो भी फ्रेंड्स होंगे उनको, जिनको इसका फायदा होगा. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल. आपके लिए बहुत फायदा होगा अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करोगे तो डेफिनेटली. तो थैंक यू सो मच. थैंक यू. लेट्स टुगेदर ग्रो टुगेदर. थैंक यू नम्रता मैम. थैंक यू अपूर्वा. थैंक यू सोबियानाज, फातिमा, प्रियंका, अश्विनी, प्रिया, संदीपन, सूरजीत. थैंक यू विनया, पंकज, वासु, कृतिका, पिंकी. थैंक यू सो मच. तो जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, जहां पर हम अमाइनो एसिड का सेकंड पार्ट करेंगे, जिनके स्ट्रक्चर्स को हम डिस्कस करेंगे. तो वंस अगेन थैंक यू सो मच.